नमस्कार साथियों, गोल्डन एजुकेशन में क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आपके लक्ष्य की प्राप्ति हमारा कर्तव्य है। उसको लेते हुए हमने आपके कुछ बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर आज शुरुआत करने वाले हैं। जो टॉपिक का जो नेम है वो इकोलॉजी से है। जो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत जगह ये टॉपिक पूछा जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम है। और अक्सर हम लोग एक बहुत सी चीज़ों को नोटिस करते हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात को रट लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से बात कर लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है, लेकिन आपको उसके बारे में जब तक थोड़ा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत होती है। देखिए, आपने तो पॉइंट को याद कर लिया कि हाँ ये इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कर लेते हैं। कोशिश कीजिए कि जब आप मान लीजिए आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की फॉर्म डाला है आपने, ऐसे काफ़ी अच्छे फॉर्म्स का इसमें रीट का परीक्षा आने वाली है, टेट की है, सी टेट की है, सुपर टेट की है, ऐसे काफ़ी सारे परीक्षाएं हर स्टेट के जो होते हैं। तो उसमें ये जो आपका टॉपिक होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक के लिए हमने क्या करा है कि आपको थोड़ा सा एक थ्योरीज के लिए आपको हमने उसको कंप्लीट कर रखा है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार अच्छे सुनना है, उसको समझना है और मेन बातें हैं आपको वहाँ पे नोट करनी है। और हमने यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव के तौर पे पूरा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, ज़्यादा आपको शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे लेकिन जब समय होगा। लेकिन अभी पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझिए अब, ठीक है। चलिए, फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इकोलॉजी के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं कि क्या चीज़ है इकोलॉजी। हमारी जो परिस्थिति की हिंदी में बात करते हैं कि समझ जीवों और भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंध और विभिन्न जीवों के जो बीच पारस्परिक अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोलॉजी। अच्छा, पारिस्थितिकी जैसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ये क्या था, जर्मन भाषा का ओकोलॉजी या ग्रीक भाषा का ओकोलॉजिस का अंग्रेजी रूपांतरण है। ठीक है, ये दो ग्रीक शब्दों ओकोई और ओकोइस माने होता है रहने का स्थान और लोगोस माने होता है आपका अध्ययन। मतलब ये मिलके क्या हो गया, आपका ओकोलॉजिस बन गया। और ओकोलॉजी से हो गया इसका जो एक अंग्रेजी जो रूपांतरण हुआ वो क्या होगा, इकोलॉजी। इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग क्या है, जर्मन के जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में किया था। ये बात आपको बहुत ही महत्वपूर्ण आपको माइंड में सेट कर लेनी है, जिससे आप बिल्कुल कन्फ्यूज ना हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हैकेल और प्रतिपादित परिभाषिक शब्द इकोलॉजी के अंतर्गत समस्त जीवों के आस पड़ोस के बाह्य विश्व के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। देखिए, मेन आपको जो आपको याद रखना है वो आपको यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। और कौन सी सन की बात चल रही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि संबंधों का अध्ययन जो किया जाता है, इन संबंधों के अंतर्गत जीवों के अस्तित्व के सभी दशाओं को सम्मिलित किया जाता है। ये दशाएं कौन कौन सी होती है। अब ये जो दो नेम आपको दे रखे हैं इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा, बायोटिक और अबायोटिक, मतलब जैविक और अजैविक। उल्लेखनीय है कि जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अभिव्यक्ति और अध्ययन के संबंधित विभिन्न नामावली और संकल्प के नियम और रूपांतरण और रचना में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित अस्तित्व के लिए संघर्ष, मतलब स्ट्रगल ऑफ एक्जिस्टेंस सिद्धांत की अहम भूमिका रही है। अच्छा, हैकेल ने स्वयं कहा था, क्या कहा था, कि इकोलॉजी के अंदर हमें जीवों के जैविक और अजैविक पर्यावरण के बीच संबंध और जीवों को पादपों को आपसी मित्रवत और प्रतिद्वंद्वात्मक संबंध को देखना है, क्योंकि डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष के सिद्धांत के अंतर्गत कभी न कभी या परोक्ष के रूप में इन्हें टकराहट आवश्यक होती है। हैकेल के द्वारा प्रस्तुत निम्न इकोलॉजी विभिन्न प्रकाश डाला है, क्या डाला है, प्रकाश डाला है कि बाय इकोलॉजी विजा अंडरस्टैंड साइंस ऑफ इकोनॉमी of the domestic affair of animal organism is requires into the whole reaction of animal with their inorganic and organic surrounding and above all the friendly and hostile relationship with such a animal and plants as they come into direct and indirect contact with, or in short
with all the involved independent dead drawing distance the condition of struggle for existence। ये बात किसने कहती है? अर्नेस्ट हॉकेल ने, कि में 1869 में और 1867 में। देखिए अब क्या है कि अमेरिकी पारिस्थितिकी विद फ्रेडरिक क्लीमेंट्स ने पारिस्थितिकी को समुदायों का विज्ञान मतलब साइंस ऑफ कम्युनिटी के रूप में संबोधित किया, जबकि चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी को वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास मतलब साइंस नेचर हिस्ट्री के रूप में परिभाषित किया। इस प्रकार की पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत दो परस्पर व्यापी क्षेत्र का सम्मेलन हुआ। क्या क्या हुआ था कि पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन और जीवों के विकासीय इतिहास का अध्ययन। ठीक है। 1963 में फ्रेसर डॉलिंग ने पारिस्थितिकी के विषय के क्षेत्र को विस्तृत किया और प्रतिपादित किया कि पारिस्थितिकी समस्त पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का तथा आपसी अंतर्संबंध का विज्ञान है। अच्छा, उपयुक्त से स्पष्ट क्या होता है कि किसी क्षेत्र विशेष को भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन, किसी एक समुदाय के विभिन्न जीवों के मध्य आपसी अंतर्संबंधों का अध्ययन, विभिन्न समुदाय के जीवों के मध्य आपसी अंतर्संबंध का अध्ययन। देखिए वर्तमान समय में जो पारिस्थितिकी है, जो इकोलॉजी का क्षेत्र है, वह अत्यधिक विस्तृत हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधों और जंतु और उनके पर्यावरण के बीच अंतर्संबंध का ही अध्ययन किया जाता है, बल्कि मानव समाज और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच भी इसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि पहले आपने जब पढ़ा होगा सिर्फ इकोलॉजी से हम लोग पेड़ पौधों की बात करते हैं, जीव जंतु की बात करते हैं, लेकिन अब ये हमारे ह्यूमन राइट्स में भी इंक्लूड हो गई है। तो पारिस्थितिकी अध्ययन के जो अप्रोच हैं उसको पढ़ लेते हैं एक बार। एक तो हमारे रखा है पारिस्थितिकी, जिसे बोलते हैं हम लोग ऑटोकोलॉजी। पारिस्थितिकी की इस शाखा के अंतर्गत किसी निश्चित पारिस्थितिकी तंत्र में एकाकी जाति मतलब सिंगल स्पाइस का पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत एकाकी जाति मतलब देखिए यहाँ सिंगल स्पाइसिस की बात चल रही है। ठीक है, एकाकी जाति की बात चल रही है कि अध्ययन मूलभूत इकाई होती है जिसके तहत जाति के विभिन्न पक्षों और जातियों का भौगोलिक वितरण, उनकी आकारिकीय एवं वर्गीकरण मतलब उसको विभाजित करें, विषयक स्थिति और उनके जीवन चक्र और अनुक्रम। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि जीवन चक्र और अनुक्रम और उनकी जातियों की वृद्धि के विकास के विभिन्न अवस्थाओं और चरणों को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी देखिए क्या है कि पारिस्थितिकी इस शाखा के अंतर्गत किसी खास पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में वनस्पति समुदाय का उनके आवास मतलब हैबिट्स के बारे में अध्ययन किया जाता है। इससे स्पष्ट है कि समुदाय पारिस्थितिकी जीवों समूह अर्थात जैविक समुदायों के जटिल संबंधों का अध्ययन है, क्योंकि समस्त जीवधारी पौधे जंतु सूक्ष्मजीव एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं और अपने निवास क्षेत्रों या प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पारिस्थितिकी क्रिया करते हैं। अतः समुदाय जो पारिस्थितिकी अध्ययन की इकाई होती है वो पुनः मतलब विभाजित किया जाता है। जैसे अब हमने बात करते हैं कि उसकी बायोम पारिस्थितिकी मतलब बायोम इकोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसको ध्यान से समझिएगा सुनिएगा कि समुदाय पारिस्थितिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी खास क्षेत्र में समान जलवायु संबंधित दशाओं के अंतर्गत एक से अधिक जैविक समुदाय के अनुक्रम की विभिन्न अवस्थाओं में पारिस्थितिकी क्रियाओं के अंतर्संबंध अध्ययन किया जाता है, बायोम पारिस्थितिकी कहलाता है। इसमें वनस्पति और जीवों के समस्त क्रियाशील समूह को शामिल किया गया है। लेकिन वाली बात सुनिए, इसमें हरे पौधे के विशाल समूह की अधिकता के कारण इनका महत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका संख्या पारिस्थितिकी क्या है, देखिए इसके बारे में। पॉपुलेशन इकोलॉजी के पारिस्थितिकी की इस शाखा के अंतर्गत एक जाति के जीवों के बीच
माध्यमिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संख्या के पास चल रही है तो कह रहे हैं कि एक जाति के जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट आपका सामुदायिक पारिस्थितिकी में क्या होता है, कम्युनिटी इकोलॉजी। इसके अंतर्गत पौधों और जंतुओं की विभिन्न जातियों के जीव समूह और उनके मध्य मतलब उनके बीच में पारस्परिक क्रियाओं का क्या होता है, परस्पर लंब अध्ययन किया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी इकोसिस्टम इकोलॉजी में क्या होता है कि इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के विशेष में समस्त जीवधारियों पौधों जंतु और सूक्ष्म जीव के आपस में और उनके भौतिक पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं और अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है जिसकी रचना जैविक और भौतिक संगठनों द्वारा होती है। पर्यावरण भूगोल के अध्ययन का मूल आधार पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी ही है। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी के अध्ययन का आधारभूत इकाई है। अतः होता क्या है कि संरक्षण पारिस्थितिकी में कि कंजर्वेशन इकोलॉजी की इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, वन वन्यजीव जल जलीय जीव भूमि प्रकाश खनिज आदि उचित प्रयोग का प्रबंधन अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हम जो बात करते हैं इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधन जो आपके आते हैं, जो वन आता है, ये वन्य जीव आते हैं, जल आता है, जलीय जीव होते हैं, भूमि, ये सब किस में आता है, संरक्षण मतलब कंजर्वेशन इकोलॉजी की बात होती है। नेक्स्ट आपका दे रखा है मैंग्रोव पारिस्थितिकी। इसके अंतर्गत समुद्री तट पर खारे जल में पाई जाने वाली वनस्पति और वहाँ पाए जाने वाले जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। यहाँ मुख्यतः ऐसी वनस्पति पाई जाती है जिनकी जड़ें सदैव नमकीन जल में डूबी रहती हैं। इस प्रकार के वन को क्या कहते हैं, जैव विविधता का संरक्षण माना जाता है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे अभी। नेक्स्ट है आपका बाना पारिस्थितिकी ह्यूमन इकोलॉजी। देखिए इतने सारे आपके पारिस्थितिकी दे रखा है, हम तो सिर्फ एक ही चीज़ समझते हैं कि इकोसिस्टम, लेकिन इसमें इकोसिस्टम में इतनी सारी ब्रांचेस हैं, उन ब्रांचेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि कहीं से अगर क्वेश्चन बन जाता है तो आपको ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंतर्गत मानव जीवन यापन का प्रभाव डालने वाले विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आपका जंतु पारिस्थितिकी एनिमल इकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न जंतुओं के आपसी और उनके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आपकी बात चल रही है कि निवास क्षेत्र, जिसे बोलते हैं हम लोग हैबिटेट इकोलॉजी। देखिए पारिस्थितिकी की एक शाखा के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के जीवधारियों के आवासों का अध्ययन उनके पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। निवासी क्षेत्र पारिस्थितिकी का निवासी क्षेत्र की विशेषताओं और उसमें रहने वाले जीवों एवं उसके बीच संबंधों का जो आधार पुनः उपभाग में विभाजित किया जाता है। वन पारिस्थितिकी, खास क्षेत्र पारिस्थितिकी, ताजे जल की पारिस्थितिकी, द्वीप पारिस्थितिकी, सागरीय पारिस्थितिकी, पर्वत, झील, ये सब क्या है हमारा कोरल रीफ, ये सब किसकी बात चल रही है, ये सब हमारे निवास क्षेत्र की बात चल रही है। ठीक है, व्यवहारिक पारिस्थितिकी होती है अप्लाइड इकोलॉजी। देखिए यहाँ से तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बने भी हैं हमेशा, जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन मतलब कुछ आपको कभी भी क्वेश्चन जब आता है ना तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो वहाँ पे क्वेश्चन हमारा 60% 80% गलत होने के चांस रहते हैं। लेकिन अगर हमने थोड़ा सा पढ़ रखा था उसके बारे में, सपोज कीजिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको 2 ऑप्शन गलत लगता है तो 50-50 लगता है, हम लोग और माइंड पे जोर डालते हैं तो हमें कम से कम गलत चीज़ तो हटा सकते हैं ना, अगर हमें उसके बारे में नॉलेज होगी तो। व्यवहारिक परिस्थिति अध्ययन की आधुनिक अवस्था है। इसके अंतर्गत जैविक और अजैविक, जिसे बोलते हैं बायोटिक और अबायोटिक, समुदाय के बीच अंतर्संबंध का वास्तविक और दृष्टिकोण समस्याओं का निदान और निराकरण नियुक्तियों के अध्ययन 2 प्रमुख उद्देश्य है। कौन कौन सा, देखिए पर्यावरण के दृष्टिकोण से उपयुक्त सामाजिक नियोजन के कार्यक्रम का निगमन करना। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की कई महत्वपूर्ण संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन प्रक्रियाओं, जो बोलते हैं प्लानिंग प्रोसेसेस में प्रयोग हुआ है। मुख्य रूप से नीचे सिद्धांत मतलब
इससे नाम भी है नीचे से नीचे थ्योरी, ठीक है। अक्सर लोग इस चीज़ को थोड़ा सा समझ नहीं पाते, सोचते हैं कि इंग्लिश में गलत लिख गया, लेकिन इसका नाम ही जो मुख्य रूप से क्या करता है, नीचे थ्योरी या नीचे सिद्धांत। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम, ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का पुनर्चक्रण, सहनशीलता की सीमाओं और वनस्पतियों के क्रमानुगत परिवर्तन के संकल्पनाओं का विभिन्न नियोजन संदर्भों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का निदान होता है इसमें। के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के प्रकृति के संरक्षण और पर्यावरण संबंध में पारिस्थितिकी की भूमिका एहसास कराना। देखिए अब मेन बात आती है कि इम्पोर्टेंट ऑफ इकोलॉजी क्या है। मानव जनसंख्या में दिनों दिन वृद्धि के कारण मानव समाज के आर्थिक विकास को बढ़ाने और उसे कायम रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक विदोहन और उपयोग परिणामस्वरूप प्राकृतिक पर्यावरण के रिक्तता, पर्यावरणीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण तथा अवनयन में गुणात्मक क्रम में वृद्धि होती है। इसके दुष्परिणाम आज मानव को भुगतने पड़ रहे हैं। इस कारण मानव पर्यावरण संबंधों में दिलचस्पी बढ़ती गई है। पारिस्थितिकी का महत्व भी बढ़ने लगा है, जिस कारण उनके अंतर्गत पर्यावरण और जीवों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन का समावेश किया जाने लगा है। देखते हैं ना आज के टाइम में कितना, पहले जो जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होता था, एक ही घर में 10-10, 12-12 बच्चे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फिलहाल आज भी बहुत सारा है। तो ये सब चीज़ें क्या है, अब उसको जो मैनेज करने की जो एक बात चल रही है हमारी, तो ये सब चीज़ों को हम इसमें समझने वाले हैं कि देखिए मेन बात एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि विज्ञान की प्रगति फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति आई है। ये बात आपको जानते हैं कि अब जब से एक विज्ञान ने मोड़ लिया तो क्या हुआ कि जो हमारा एक इंडस्ट्रियल एरिया हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है हुआ है। इसके साथ साथ जनसंख्या में वृद्धि हुई और लोगों की उपभोक्तावादी संस्कृति बढ़ी। वैसे वैसे प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन होने लगा और पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन डगमगाने लगा। आज आप देख रहे हैं ना कि कितना सारा पोल्यूशन होता जा रहा है, पेड़ हमारे यहाँ है नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है और सोर्स ऑफ इनकम कम है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बढ़ते औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होकर के विषाक्त होने लगा है। इसके परिणामस्वरूप मानव उत्तरजीविता में संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पर्यावरण प्रदूषण और अवनयन और पारिस्थितिकी के संकट भयावह रूप से धारण कर लेने पर लोगों को इस विषय में अधिकाधिक ध्यान जाने लगा है, क्योंकि इस विषय की पर्यावरण प्रबंधन में अहम भूमिका हो सकती है। देखिए इकोलॉजी के कई लोगों के लिए संरक्षण पर्यावरण का पर्यवेक्षी बन गई है, क्योंकि अब जो इकोलॉजी है ना वो मतलब न केवल जंतुओं और पौधों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करती है, बल्कि वे जैविक समुदाय और संपूर्ण समाज का भी अध्ययन करती है। ये दृष्टिकोण बन गई है कि अब जो हमारा देखिए जो इकोलॉजी का जो बैलेंस है, जो इन्वायरमेंट है, वो जीव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र की एकता और संतुलन पर अधिक बल देता है। आज हम बात करें, अगर इनके वर्तमान समय में बात करें तो समझ जीव मंडल और उनके किसी भाग के जैविक एवं अजैविक घटकों को आपसी संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने हेतु प्राकृतिक संसाधन के आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से बढ़ती दर में निदोहन और उपयोग के कारण उत्पन्न होने वाली पर्यावरणीय समस्याओं और विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, पारिस्थितिकी असंतुलन आदि। देखिए है क्या कि वर्तमान समय में जो पारिस्थितिकी के जो उपदेश हो गया है वो क्या है कि इस पृथ्वी पर सभी जैविक और अजैविक घटकों का उचित संतुलन बनाए रखने और उनके संरक्षण का भी उचित प्रबंधन किया जाए। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें थी आपके लिए जो आपको इसके बारे में चर्चा मालूम होनी चाहिए कि इकोलॉजी का आखिर इसका पर्पज़ क्या था, और इसके बेस पे जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को मालूम जब तक नहीं होता है तो हमें काफ़ी हद तक समस्या करनी पड़ती है माइंड से अपनी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को अब तक अगर लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।